जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। ये चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के ऊपर आधारित है एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए हैं। आज हम इस चैप्टर के एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही बेसिक के साथ में डिस्कस करेंगे एंड हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितने भी टॉपिक दिए गए उन पर किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं ये भी यहां पर देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज के इस चैप्टर में हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं पहले आपको हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स के विषय में बताना चाहूंगा। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स हमारे दृढ़ संकल्प ऐप पर आने वाला एक पेड कोर्स है। इस कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इन 4 सब्जेक्टों को कवर करने वाले हैं, जिसमें एनसीईआरटी की क्लासेस, स्पेशल नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट ग्रुप एंड क्विज आपको प्रोवाइड की जा रही है। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है, चूंकि मैं लगभग 4-5 सालों से क्लासेस यूट्यूब पर आप सभी को प्रोवाइड कर रहा था, तो मुझे इस बात का अंदाजा था कि सभी बच्चे पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस बात का ध्यान रखते हुए हमने आप सभी लोगों के लिए इस कोर्स में आने वाली सभी क्लासेस को बिल्कुल फ्री कर दिया है। आप चाहे हमारी एप्लीकेशन पर जाकर के जो हमारा कोर्स है उसके अंदर जाकर के इन क्लासेस को देखें, या फिर यूट्यूब पर, दोनों ही जगहों पर हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाई जा रही हैं। एंड इसके अलावा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारी एप्लीकेशन की लिंक प्रोवाइड कर दी है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा एंड उसके बाद में इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। देखो, आज के इस चैप्टर में हमें हड़प्पा सभ्यता को डिस्कस करना है। ओके, हड़प्पा सभ्यता के विषय में वैसे अगर मैं आपको बताएं तो कई सारे प्रश्न अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर करवा रखे हैं, और हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कई बार प्रश्न आ चुके हैं और प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। इस वजह से आज के इस चैप्टर को हमें थोड़ा ज्यादा ही बारीकी से डिस्कस करना होगा। सबसे पहले बात की जा रही है हड़प्पा की कहानी, हड़प्पा की खोज कैसे हुई, इस बात को पहले यहां पर समझिएगा। ठीक है, तो इसके लिए 2 बिंदु दिए गए। पहले बिंदु में कहा जा रहा है आज से 150 वर्ष पूर्व पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जाने के दौरान इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो इस समय आधुनिक पाकिस्तान में पाया जाता है। 2 बातें समझिएगा। हड़प्पा पुरास्थल सबसे पहले कितने वर्ष पूर्व मिला? आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व। कहां पर मिला? पंजाब में, जो कि आज के टाइम पर आधुनिक पाकिस्तान में पाया जाता है। तीसरी बात जो यहां पर समझने वाली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई यहां पर जिन इंजीनियरों को ये हड़प्पा पुरास्थल मिला वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे। अब चूंकि रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उनको इस हड़प्पा पुरास्थल की जानकारी नहीं थी कि ये इतनी पुरानी सभ्यता है, इसलिए इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें यहां से उखाड़ ली, और इससे कई सारी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। ठीक है, अब इन ईंटों को इन्होंने यहां से इसलिए उखाड़ लिया क्योंकि इनको ये पता ही नहीं था कि ये जो हड़प्पा पुरास्थल है जहां से ये ईंटें लेकर के आ रहे हैं, ये हमारे इस उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसका विकास आज से 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। तो प्रश्न यहां पर बन सकता है कि सबसे पहले हड़प्पा पुरास्थल किसे मिला? तो याद रखना, जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहां पर काम करने वाले इंजीनियरों को मिला था, लेकिन तब ये इस सभ्यता से अज्ञात थे। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व मिला? तो 150 वर्ष पूर्व मिला। अगला प्रश्न आएगा कि हड़प्पा पुरास्थल की खोज कितने वर्ष पूर्व हुई? तो उसका उत्तर होगा 80 साल पहले। देखो, ये रेलवे लाइन वाला हादसा जब हुआ तो कई सारी इमारतें यहां से पूरी तरह से नष्ट हो गई, क्योंकि यहां की ईंटों को इंजीनियर उखाड़ कर ले गए और उन्होंने रेलवे लाइन जब बिछा रहे थे तो उसमें इन ईंटों को डाल दिया। इसके बाद में होता क्या है कि आज से लगभग 80 साल पहले, आज से 80 साल पहले, ठीक है, पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि जो खंडहर है ये हमारे उपमहाद्वीप का सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस नगर की खोज सबसे पहले होने के कारण इसके बाद मिलने वाली सभी सभ्यताओं को हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। बेसिकली हुआ क्या है, अब चूंकि सबसे पहले इस नगर की खोज की गई और इसको नाम दिया गया हड़प्पा। ठीक है, इस नगर को नाम दिया गया हड़प्पा। ठीक है, इसके बाद में इस समय काल की जितनी भी इमारतें मिलती हैं, इस सभ्यता की जितनी भी इमारतें मिलती हैं, उनको हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो हड़प्पा का स्थल है ये सबसे पहले मिला।
ठीक है। इस वजह से इस समय काल की जितनी भी, इस टाइम पीरियड की, इस सभ्यता की जितनी भी इमारत बाद में हमें ढूंढने पर मिली, उन सभी को हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। ठीक है। इन शहरों का निर्माण आज से लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। लगभग इसी समय पर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी विकास हुआ था। ये तो हो गई हमारी हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात कि इसकी खोज कैसे हुई। ठीक है। यहां पर एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है, तो 4700 वर्ष पुरानी है। ये किस सभ्यता के समकालीन थी, तो मिस्र और मेसोपोटामिया की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं के समकालीन आपको हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है। ओके। अब हमारा अगला टॉपिक इसी में देखने को मिलता है, हड़प्पा के नगरों की विशेषताएं क्या थी। ठीक है। हड़प्पा के नगरों की विशेषताएं। अब अगर आप इस उपमहाद्वीप में इस मैप में देखोगे तो यहां पर उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर दिखाए गए। अगर आप देखोगे तो ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी तंत्र है पूरा। ठीक है। इसमें आपको इसकी 5 सहायक नदियां मिलती हैं, एक झेलम, दूसरी चेनाब, तीसरी रावी, चौथी आपको यहां पर मिलती है रावी के बाद में एक है ब्यास। ठीक है। और एक और यहां पर मिलती है कालीबंगा। ठीक है। ब्यास और कालीबंगा, यहां पर आपको इसकी 5 सहायक नदियां मिलती हैं। इन्हीं पूरे नदी तंत्रों के आसपास हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो, यहां पर देखिएगा, सोतकाकोहा, ठीक है, यहां पर देखने को मिलता है, चनहुदड़ो यहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद में गंभेरी बाला, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलाबीरा, सुरकोटदा, लोथल, ये सारे के सारे स्थल अगर आप देखोगे तो इतने इलाकों में आपको देखने को मिलेंगे। और ये लगभग सिंधु नदी तंत्र के आसपास ही सभी नगरों का विकास हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया है कि हमारी पुरानी सभ्यताएं जितनी भी हैं, उन सभी की सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। उसी तरह से यहां पर हमें देखने को मिलता है। अब इसके विषय में हम जो लिखित रूप से जानकारी दी गई इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है, हड़प्पा के नगर 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किए गए थे। इनमें सामान्यतः पश्चिमी भाग जो था वो छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, और पूर्वी भाग बड़ा होता था लेकिन निचले हिस्से में बना होता था। बेसिकली क्या था, हड़प्पा के जितने भी नगर थे, चाहे वो आपका चूंकि हड़प्पा ही क्यों ना हो, या लोथल क्यों ना हो, या फिर आपका मोहनजोदड़ो क्यों ना हो, या फिर आपका कालीबंगा क्यों ना हो, सभी स्थलों को 2 भागों में या फिर उससे अधिक भागों में डिवाइड किया गया था। एक भाग आपका ऊंचाई पर होता था, ठीक है, और एक भाग आपका नीचाई पर होता था। ऊंचाई पर यानी कि भराव डालकर बनाया गया होगा, ठीक है, पूरे के पूरे नगर को विकसित किया गया होगा, या फिर देख करके जहां पर जो ऊंची जगह होगी वहां पर इसको विकसित किया गया होगा। ठीक है। एक पश्चिम में होता था, ठीक है, जो कि छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर होता था पश्चिम में। जैसे कि 1 मिनट में आपको बताता हूं, यहां पर पश्चिम भाग अगर आप मैप में हमारे देखोगे तो इधर देखने को मिलेगा, पूर्वी इधर। ठीक है। तो ये जो नगरों का विकास होता था, एक पश्चिम में यानी कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, कुछ इस तरह से नगरों का विकास होता था। जो पश्चिमी भाग होता था ये ऊंचाई पर बनता था और छोटा होता था। पूर्वी भाग जो होता था ये निचले हिस्से में बनता था और ये बड़ा होता था। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि जो आपका पश्चिमी भाग था, यहां पर शासक वर्ग के व्यक्ति रहते होंगे, ये राजधानी रहती होगी। ठीक है। यहां पर शासक हो गए, व्यापारी हो गए, यानी अमीर परिवार के लोग रहते होंगे। और जो आपका दूसरा वाला इलाका है, यानी कि ये वाला, यहां पर आम जनता रहती होगी, ऐसा कहा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये तो चीजें हो गई। मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा होता था इसे क्या कहते थे, ऊपर वाला हिस्सा होता था उसे नगर दुर्ग कहा जाता था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर नाम दिया हुआ है। ठीक है। तो ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो अमीर जहां पर रहते थे, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाता, उसे नगर दुर्ग कहा गया, और जो निचले हिस्से में बनाता उसे निचला नगर कहा गया। आगे कहा जा रहा है, दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जो नगर दुर्ग और निचले नगर थे, इन दोनों को 4 दीवारियों से घेरा जाता था। जैसे कि भाई इतने इलाके में पूरे के पूरे लोग बसे हुए हैं, तो इस पूरे इलाके को 4 दीवारी से, जैसे आजकल हम बाउंड्री करते हैं, इससे घेरा जाता था। और जो बाउंड्री बनाई जाती थी, जो 4 दीवारियां बनाई जाती थी, इनको पक्की ईंटों से बनाया जाता होगा। अब ईंटें कैसे पकाते थे इसके साक्ष्य में प्राप्त नहीं हुए, लेकिन पक्की ईंटों से ही ये सारा काम किया जाता था। अगला पॉइंट में मिलता है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, हमारे जो विकसित नगर होते हैं, ठीक है, सॉरी मतलब जो बड़े बड़े शहर होते हैं, वहां पर हम विशेष प्रकार की इमारतें देखते हैं। जैसे कि वहां पर अब वाटर पार्क बना दिए गए, चिड़ियाघर बना दिया गया, या फिर बड़े बड़े मॉल्स
बना दिए गए। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसे विशेष नगर थे जहां पर विशेष प्रकार की इमारतें बनाई जाती, जैसे कि मोहनजोदड़ो जो है, यहां पर आपको खास तालाब देखने को मिलता है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार यानी कि एक प्रकार का बड़ा स्विमिंग पूल नाम दिया है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। एक तो ईंट का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, जो कि आमतौर पर सभी इमारतों को बनाने में करते थे, और दूसरा प्लास्टर। अब आप इस बात को समझिएगा कि उस समय भी लोगों के पास में कितना अधिक ज्ञान था कि उन्होंने प्लास्टर का इस्तेमाल किया। और प्लास्टर के अलावा पानी के रिसाव को रोकने के लिए इन्होंने ईंटों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाया, और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई, यानी कि उस समय के लोगों ने चारकोल की भी खोज कर ली थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, यानी कि इस प्रकार का सरोवर था, ठीक है, और यहां पर दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां इसमें बनाई गई थी, ठीक है। आई होप कि इसको आप समझ पा रहे होगे कि किस तरह का सरोवर, जैसे कि आज के टाइम पे आपके स्विमिंग पूल बनते हैं, लगभग इसी तरह का ये सरोवर रहा होगा, ठीक है, जिसे महान स्नानागार नाम दिया गया, जिसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अभी कमरे आई थिंक कपड़े बदलने के लिए या फिर अन्य किसी के लिए बनाए गए होंगे, लेकिन चारों तरफ कमरे देखने को मिलते हैं। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उसके बाद में इसे खाली भी कर दिया जाता था। शायद यहां विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे, ठीक है, जैसे कि भाई कोई कार्यक्रम होने वाला है या फिर कोई अवसर आया है, बड़ा अवसर, जैसे कि हमारे यहां पर होली दिवाली आती है या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी का टाइम आता है, तो ऐसे अवसरों पर लोग यहां पर स्नान करने के लिए आते होंगे, और तभी मतलब इस जो ये आपका महान स्नानागार है, इसमें पानी भरा जाता होगा और इसका लोग उपयोग करते होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका कालीबंगा और लोथल है, यहां पर अग्निकुंड मिले हुए हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले, जहां पर संभवतः यज्ञ किए जाते थे। अब अग्निकुंड मिले तो अग्निकुंड का इस्तेमाल तो मुख्य रूप से आग जलाने के लिए किया जाता होगा, और अग्निकुंड की बनावट को देखते हुए हमारे के पुरातत्वविदों का कहना है कि संभवतः यहां पर यज्ञ वगैरह किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, ठीक है, जहां पर संभवतः लोग अपने अनाज या फिर अन्य प्रोडक्टों का भंडार किया करते होंगे। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले। अच्छा, मिट्टी के खिलौने हमें आज तक मिल पाए हैं। एक बात को समझिएगा, यहां पर ये लोग जो थे जिन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करते थे, अगर वो लकड़ी के बने होते थे तो समाप्त हो गए, ठीक है, अगर उन्होंने हड्डियों के बनाए होते वो भी समाप्त हो गए। जो खिलौने बने थे मिट्टी के, जो पक्की मिट्टी के खिलौने बने थे, वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकते हैं। इस वजह से हमारे आज के जो पुरातत्वविद हैं उनको ये मिट्टी के खिलौने आज भी मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, हड़प्पा के जो नगर हैं, हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले। अगर हम आपसे ये कहें कि भाई हड़प्पा जो हड़प्पा पुरास्थल है, हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के अभी तक कुल कितने पुरास्थल हमें प्राप्त हुए हैं, तो आप याद रखना 1400 से अधिक पुरास्थल हमें प्राप्त हो चुके हैं अभी तक हड़प्पा सभ्यता के। इनमें कई सारे आपको पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं और कई सारे भारत में भी हैं। पाकिस्तान में मुख्य रूप से जिन जिन इलाकों में हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल में प्राप्त हुए हैं, वो इलाके आपके पंजाब के सिंध प्रांत में मिले हैं। इसके अलावा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन इलाकों में हमें हड़प्पा के पुरास्थल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग से चित्र बनाए जाते थे, जिनका उपयोग आई थिंक लोग करते होंगे। इसके अलावा पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सभी चीजें आज तक प्रिजर्व रह पाई, क्योंकि ये ऐसी वस्तुओं से बनाई गई थी जो जल्दी नष्ट नहीं होती हैं। पत्थर है, ठीक है, पत्थर कैसे ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है, और सुरक्षित रखे गए थे, इस वजह से ये हमें आज मिल पाए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में जो भवन बनाए गए थे, जो नाले बनाए गए थे, जो सड़कें बनाई गई थी, इनको बहुत ही सलीके से बनाया गया था, बहुत ही मतलब एक प्लानिंग के थ्रू बनाया गया था। इनके बारे में बहुत बात की जाती है, तो इनको भी डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। जैसे आज के टाइम पर हम लोग बनाते हैं 20 मंजिल 30 मंजिल तक बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी इमारतें बनाई गई थी या तो 1 मंजिल की होती थी और अधिकतर 2 मंजिल की, 2 से तीसरी मंजिल की इमारत नहीं मिली है, ठीक है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, बेसिकली एक आंगन बना दिया, ठीक है, और आंगन के चारों ओर इन्होंने
कमरे बना दिए, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, ऐसे आंगन के चारों ओर कमरे बना दिए करते थे। ठीक है, कमरे बनाने के बाद में अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, यानी कि जैसे आज के टाइम पर हम देखते हैं हमारे यहाँ पर बाथरूम होते हैं, तो ऐसे ही इन्होंने हर घर के पास में एक अलग स्नानागार जहां पर लोग स्नान यानी कि नहाया करते थे होते थे। इसके अलावा कुछ घर ऐसे थे जहां पर कुएं मिले, सभी घरों में कुएं नहीं होते थे। ठीक है, अब कुआं है, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने घर में बाथरूम तो बना लेंगे, पर कुआं खुदवाना एक बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए हर घर में कुएं नहीं मिले, लेकिन हर घर में स्नानागार हमें देखने को मिलते हैं। कुछ घरों में कुएं देखने को मिलते हैं। कई नगरों में ढांचे एक में कई नगरों में ढके हुए नाले थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, जैसे आज के टाइम पर हम नाले बनाते हैं रोड के ऊपर, कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, ऐसे नाले नहीं थे, रोड के नीचे नाले बनाए जाते थे, उनमें हल्की ढलान रखी जाती थी ताकि पानी आसानी से बह जाए, और नालों को ढक करके रखा जाता था। ऐसा नहीं नाली पूरी की जैसे आज के टाइम पर आप गांव देहात में देखते हो नालियां खुली होती हैं, ऐसे यहां पर खुली नालियां नहीं थी, ढके हुए नाले मिले हुए, ठीक है, ताकि पानी आसानी से बह सके, इसलिए नालों में ढलान भी रखी जाती थी। अक्सर घरों की नालियों को सड़क के नालों से जोड़ दिया जाता था। सड़क में नाले बनाए जाते थे और नालों को ढक दिया जाता था, और घर से निकलने वाली जो नालियां होती थी उनको इन नालों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण उनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जैसे कि पूरा नाला है, ठीक है, अब इसे पूरा ढक दिया है तो यहां पर एक मेन होल बना दिया, एक यहां पर मेन होल बना दिया। अब जो मेन होल होता था, इन्हीं मेन होल के जरिए इन नालों की देखभाल की जाती थी और सफाई भी की जाती थी। आई थिंक कि नालों के विषय में इतनी जानकारी जो यहां पर दी जा रही है परफेक्ट है, इसके अलावा और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नालों का बनाने का डिजाइन कैसा था, तो हल्की ढलान रखी जाती थी, ढके हुए होते थे, ठीक है, बड़े नाले बनाए जाते थे, तो ये सभी चीजें यहां पर परफेक्ट रहेंगी। अगला टॉपिक है हमारा नगरीय जीवन। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था, यह भी हम यहां पर देखते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल बनी रहती थी, यानी कि यहां पर रहने वाले जो लोग थे वो एकदम शांत नहीं रहते थे, घनी आबादी वाली बस्ती थी और हलचल यहां पर बनी रहती थी। यहां पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारत की योजना में जुटे रहते थे। कहने का अर्थ यह है कि भाई यहां पर जितने भी लोग निवास करते थे वो नगरों को विशिष्ट तौर पर और भी अच्छा बनाने के लिए यहां पर विशेष इमारतें बनाने में लगे रहते थे। अब ये जो लोग थे संभवतः शासक रहे होंगे, ऐसा हमारे यहाँ के पुरातत्वविदों का, इतिहासकारों का मानना है, और यह भी संभव है कि शासक लोगों को शासक जो थे वो लोगों को यानी कि अपने इलाकों में रहने वाले अन्य लोगों को दूर दूर भेज करके धातु, बहुमूल्य पत्थर, इसके अलावा अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते होंगे, जिनका उपयोग अपने नगर को और अधिक विशिष्ट बनाने के लिए करते होंगे। इसके अलावा नगरों में लिपिक भी रहते थे। लिपिक वो होते हैं जो मुहर वगैरह बनाने का काम करते हैं, ठीक है, अन्य वस्तुएं बनाने का काम करते, तो लिपिक भी रहते थे जो मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, क्योंकि यहां से हमें एक विशिष्ट व्यक्ति की विशिष्ट मतलब विशिष्ट ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, आप इसे देख सकते हो, एक पत्थर का सिल प्राप्त हुआ है, ठीक है, एक डिजाइन आप इसे कह सकते हो, एक व्यक्ति की मूर्त प्राप्त हुई है। इसको बनाने का काम आई थिंक ये लिपिकों ने ही किया होगा। यहां पर जो लिपिक रहते थे, ये जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं मुहर है, तो मुहर बनाने का काम भी लिपिक ही करते थे। इसके अलावा इस तरह के जो मतलब पुतले होते हैं, या फिर इसको क्या नाम देंगे, ठीक है, तो इस तरह की जो मतलब डिजाइन है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं भाई, मतलब मूर्त, ठीक है, इस प्रकार की मूर्तियां बनाने का काम भी यहाँ के लिपिक करते होंगे, ठीक है। ये एक विशिष्ट व्यक्ति मूर्त है, जो कि अगर आप देखो तो कपड़े पहने भी दिखाई हुई है। अगले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ही रहते थे, जो अपने घरों और उद्योग स्थल की तरह में तरह तरह की चीजें बनाते होंगे, ठीक है। तो यह भी कहा जा रहा है कि जो नगर है यहां पर शिल्पकार रहते थे, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शिल्पकार थे, ठीक है, ये कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब अगला हमारा टॉपिक है नगर और नए शिल्प। अब हमें यहां पर डिस्कस करना है हमारे हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले शिल्पकारों के विषय में और नगरों की विशेषताओं के विषय में, ठीक है। तो यहां पर पहले बिंदु में कहा जा रहा है पुरातत्वविदों को अनेक चीजें हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई हैं, अनेक चीजें प्राप्त हुई हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, कांसे, तांबे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। कितनी धातुएं याद रखना, एक आपके पत्थर हो गई, दूसरा शंख, तीसरा कांसा, चौथा तांबा,
पांचवा सोना, छठा चांदी। लोहे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे, याद रखना, लोहे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे, इतनी धातुओं का प्रयोग करते थे। अब प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसकी खोज हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नहीं की थी? याद रखना, लोहे की खोज इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, आगे बढ़ते। सोने और चांदी से यहां पर गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन, ये चार चीजें बनाई जाती थी। इसके अलावा यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक है। मनकों का उपयोग आई थिंक कि लोग आभूषण के रूप में करते होंगे, बांट का वजन तौलने में और फलक का भी प्रयोग करते होंगे। ठीक है, मनके, बांट, फलक, ये सबसे आकर्षक वस्तुएं यहां पर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। फलक क्या होता है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, फलक की इमेज दी गई थी, मतलब एक प्रकार से इसका उपयोग लोग या तो पहनने के लिए करते होंगे, ठीक है, या फिर अन्य किसी चीज में करते होंगे। अगला पॉइंट है हमारा, यहां के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। याद रखना, जो मोहरें बनाई जाती थी वो किसी धातु से नहीं बल्कि पत्थर से बनाई जाती थी, और इन आयताकार मोहरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं एक जानवर की चित्र बनाया गया है, आई थिंक कि ये जानवर जो है बैल होगा। ठीक है, तो इस तरह से जानवरों के चित्र मोहरों के ऊपर बनाए जाते थे। हड़प्पा के नगरों में मनकों का निर्माण कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग, मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग होता था। जो मनके बनाए जाते थे तो मनके बनाने के लिए कार्निलियन पत्थर, कार्निलियन एक विशिष्ट प्रकार का उसमें पत्थर होता था, इसका प्रयोग होता था। इसके अलावा बांट बनाने के लिए चर्ट पत्थर का उपयोग किया जाता था, और इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। जो बांट थे इनको बनाने के लिए चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता। आज के टाइम पर हम लोहे से, पीतल से बांट बना लेते हैं, लेकिन पहले बांट बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का पत्थर होता था जो कि चर्ट पत्थर, ये व्हाइट कलर का होता था, इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मिली हुई है, जो कि आप यहां पर ही देख सकते हो, यही मूर्ति। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। अब कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए चूंकि दिखाया गया है, इससे यह पता चलता है कि उस समय के लोग जो थे वस्त्र बनाना और पहनना सीख चुके थे। ठीक है, यह एक साक्ष्य है जिससे हमें इसका अंदाजा लगता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। किसकी? कपास की। ठीक है, मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हुए हैं। किसके? कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हुए हैं। कहां पर? एक चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं पर से चिपके हुए मिले। कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष जो हैं, ये एक चांदी का फूलदान था, उसके ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं जिसके ऊपर चिपकी हुई मिले हैं। तो ये मतलब किसी तरह से दबे रहे होंगे, जिस वजह से लंबे समय तक बने रहे, और आज के पुरातत्वविदों को ये कपड़ों के अवशेष प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कपास की खेती करते होंगे और इसी से इन्होंने कपड़े बनाए होंगे। यहां से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेयोंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। यानी कि यहां पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो पक्की मिट्टी और फेयांस से, फेयांस एक विशिष्ट प्रकार का इन्होंने पदार्थ बनाया था। ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार का आप कह सकते हो कि धातु बनाई थी, जिसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों से बनी हुई सूत कताई की तकलियां भी मिली हैं, जो कि इस बात का संकेत देती हैं कि यहां पर कपड़े बनाए जाते होंगे। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि हड़प्पा के जो लोग थे काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ठीक है, समझो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग रही होगी कि इन्होंने यहां पर सूत कताई भी सीख ली, कपास की खेती भी करने लगे, इस प्रकार की मूर्तियां भी बनाने लगे, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रकार के पत्थरों का उपयोग कर रहे थे। एंड यहां पर इन्होंने बर्तन बनाने के लिए, ठीक है, लाल मिट्टी के बर्तन बनाए और उसके ऊपर काले रंग से डिजाइन भी की। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग से पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो इस तरह से इन्होंने अपने यहां के बर्तनों को भी डिजाइन करके रखा हुआ था। अब हम फेयंस की बात कर लेते हैं कि फेयंस जो है ये क्या है एंड इसको कैसे बनाया जाता था। ठीक है, तो पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से मिल जाते थे। शंख आज भी हमें मिल जाते हैं और पत्थर भी मिलते हैं, तो ये इन लोगों को प्राकृतिक रूप से मिलते थे। लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से लोग तैयार करते थे। बालू या फिर स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाते थे। बालू और स्फटिक पत्थर उसमें एक होता था। ठीक है, इस पत्थर के को पहले पीसा जाता था और इसके चूर्ण यानी कि चूरे को मिला करके फेयंस नामक एक नया प्रोडक्ट ये लोग बनाते थे। ठीक है, मिला करके उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहां पर अगर फेयंस बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग होता है प्रश्न आता है। याद रखना, एक तो बालू या फिर स्फटिक पत्थर के चूर्ण और गोंद, इन दो चीजों का, या तो बालू और गोंद का प्रयोग करेंगे या फिर
स्फटिक पत्थर के चूर्ण और गोंद का प्रयोग करेंगे। इससे फेयोंस बनाया जाता था। अब जो फेयोंस था, इससे किन किन प्रोडक्ट को बनाया जाता था, तो मनके हो गए, चूड़ियां हो गई, बाले हो गए, छोटे बर्तन हो गए, इन प्रोडक्टों का निर्माण इस फेयोंस नामक एक नई धातु से किया जाता था। ठीक है, आई थिंक आप इसके विषय में जान चुके होंगे। जैसे आज के टाइम पर हम चीनी मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, इसी तरह से पहले फेयोंस का बर्तन हुआ करता था। ठीक है, फेयोंस की अलग अलग चीजें हुआ करती थी। जैसे आज के टाइम पर हम कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो पहले फेयोंस की चूड़ियां पहनी जाती थी, फेयोंस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रोडक्ट है कच्चे माल की खोज में। अब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, इनको हर प्रोडक्ट एक ही स्थान पर मिलता नहीं था। कुछ प्रोडक्ट ये बाहर से आयात भी निर्यात करते थे, यानी कि मंगाते थे। ठीक है, आयात करते थे। ठीक है, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। पहले बिंदु में कहा जा रहा है कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा। ठीक है, या तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाए, जैसे कि किसान कपास का उत्पादन करते हैं, तो कपास एक प्राकृतिक रूप से, एक मिनट, जैसे कपास किसान द्वारा पैदा किया गया, और लकड़ी और धातु तथा लकड़ी और धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि कपास का उत्पादन अगर किसान कर रहा है तो यह एक किसान और पशुपालकों के द्वारा किसानों के द्वारा उत्पादित किया गया कच्चा माल है। लकड़ी जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल रही है जंगल के द्वारा, वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चा माल है। धातुओं के अयस्क, धातु नहीं, धातु का निर्माण हम तब करते हैं जब धातु के अयस्क से धातु बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए धातुओं के जो अयस्क होते हैं ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल होते हैं। ठीक है, अब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, कई चीजें इनको वहीं पर मिल जाती थी, कई चीजें वहीं पर मिलती, जैसे कि पत्थर हो गए, इसके अलावा कहीं कभी कभी इनको जो शंख हैं वो वहीं पर मिल जाते थे। लेकिन तांबा, सोना, चांदी, लोहा और बहुमूल्य पत्थर जो होते थे, इन पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाई इन चीजों को कहां से आयात करके लाते थे, तो वो भी यहां पर समझ लो। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है तांबे का आयात ये लोग संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, और यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान था, ठीक है, जो आज भी हमें देखने को मिलता है, इस ओमान देश से ये लोग तांबे का आयात करते थे। इसके अलावा कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु एक है टिन। इस टिन का आयात ये लोग आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। तो यहां पर आप इतना समझो कि भाई व्यापार जो था वो भी बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था, और अलग अलग देशों से आयात और निर्यात की प्रक्रिया यहां पर चल रही थी। और इसी प्रक्रिया के थ्रू जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये तांबे का आयात राजस्थान और ओमान से करते थे। इसके अलावा कांसे का आयात ये लोग कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, इस टिन का आयात ये लोग करते थे आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। इसके अलावा सोने का आयात ये लोग आधुनिक कर्नाटक से करते थे, और बहुमूल्य पत्थर का आयात ये लोग गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने का आयात कहां से करते थे, या फिर टिन का आयात कहां से करते थे, या फिर एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ कौन सी धातु मिलाते थे, और उस धातु का कहां से आयात करते थे। ठीक है, तो टिन को मिलाते थे, और टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला पॉइंट है हमारा नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। अब भाई जो लोग मतलब जो लोग निचले नगर में रहते थे, ठीक है, आई थिंक वहां के लोग जो हैं, जो बड़ा नगर था वहां के लोग किसान और अन्य आम जनता रही होगी। ठीक है, तो यहां के लोग तो अपने प्रोडक्टों का खुद उत्पादन कर लेते होंगे, लेकिन जो मतलब नगर दुर्ग में रहते थे, ठीक है, ऊंचे नगर में जहां पर लगभग शासक वर्ग रहते थे और बड़े बड़े लोग रहते थे, उनके लिए भोजन का प्रबंध कौन करता था, तो इसको भी यहां पर समझिएगा। पहले बिंदु में कहा जा रहा है लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। नगरों में तो रहते ही रहते थे, लेकिन नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। ठीक है, इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे, जो खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे। ठीक है, जो कृषक और चरवाहे थे यही लोग प्रोडक्ट बनाते थे। ठीक है, मतलब इन खाने के सामानों का उत्पादन करते थे। ठीक है, यानी कि जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल जाए। ठीक है, किसान जो होते हैं और जो पशुपालक थे, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त चीजों का उत्पादन करते थे, यानी कि मतलब हाँ, कच्चे माल का उत्पादन करते थे, प्राकृतिक रूप नहीं, कच्चे माल का उत्पादन करता था, और वो कच्चा माल इन शासकों, लेखकों और दस्तकारों के पास में नगरों में भिजवाते थे। ठीक है, जैसे आज भी हम देखते हैं जितने भी शहरों में रहने वाले लोग हैं, ये कभी भी खेत में जाकर कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, या फिर हम यूं कहें कि खेत में जाकर कभी भी ये लोग खेती नहीं करते हैं।
आलू का उत्पादन नहीं करते, गेहूं का उत्पादन नहीं करते। गांव में रहने वाले लोग खेती करते हैं, उससे जो उत्पादन मिलता है उसी उत्पादन का प्रयोग करके ये शहरों में रहने वाले लोग अपने जीवन का यापन करते। ऐसे ही पहले चलता था। इसके अलावा पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो थे ये कौन कौन सी फसलें उगाया करते थे। नोट कर लीजिएगा, पहली गेहूं, दूसरी जौ, तीसरी दालें, चौथी मटर, पांचवी धान, छठी तिल और सातवीं सरसों। 7 पतलों फसलों का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। दालों में कई सारी दालें थी जिनका नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बस आप इतना याद रखो कि भाई दालों का भी ये उत्पादन करते थे। तो 7 फसलें लोग किया करते थे, गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। इस टॉपिक को याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे आप जमीन की जुताई करने लगे थे और जमीन की जुताई के लिए इन्होंने हल का प्रयोग किया था। ये हल लकड़ी के बने होते थे। ठीक है, अतः वे ना तो बच पाए हैं, ठीक है, बे तो नहीं बच पाए, किंतु हल्के आकार के मिट्टी के खिलौने यहां पर मिले। देखो हल का प्रयोग ये लोग करते थे। ठीक है, और हल आमतौर पर मिट्टी के ही बनाए जाते थे क्योंकि उस समय लोहे का खोज हुई नहीं थी। अब जो लोहे की खोज ही नहीं हुई थी तो ये लोग लोहे के फाल का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे आजकल हम लोग हल को देखते हैं। ठीक है, और आज से अगर आप 10 साल पहले आपकी याददाश्त होगी, अगर आपने 10 साल पहले देखा होगा तो गांव देहात के क्षेत्रों में जो प्राचीन काल में जिस तरह के हलों का प्रयोग किया जाता था उसी तरह के हलों का प्रयोग किया जा रहा था और उन हलों में लोहे के फाल का प्रयोग किया गया था। कुछ इस तरह के हल होते थे, यहां पर मुट्ठा लगा होता था जिसको दबा करके और यहां पर लोहे के फाल लगाए जाते थे। ठीक है, यहां पर बैल बांधे जाते थे और बैलों के ऊपर ही लगा दिया जाता था। बैल हल को खींचते थे, यहां से किसान इसको दबाया करता था जिससे कि हल का फाल जो है जमीन में घुस जाए और जमीन की जुताई हो। ठीक है, तो इस तरह से जुताई की जाती थी। अब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पूर्ण रूप से लकड़ी से निर्मित हलों का प्रयोग करते थे, लेकिन बाद के समय में जब लोहे की खोज की गई तो इस लोहे के हल के आगे यहां पर लोहे का फाल लगाया गया। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पर आप देखते हो जो आपका कल्टीवेटर होता है जिससे कि खेत की जुताई की जाती है, उस कल्टीवेटर में आगे उस कल्टीवेटर की खुरपियों में लोहे की विशिष्ट खुरपियां लगाई जाती हैं। ऐसे ही लोहे के फाल का प्रयोग आगे की टाइम में जाकर के किया जाने लगा। ठीक है, लेकिन जो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये लकड़ी के हलों का ही प्रयोग करते थे। अब जब लकड़ी के हल थे तो अधिक समय तक बच नहीं पाए और हमारे यहां के लोगों को मिले नहीं, लेकिन इन हलों की ही तरह बने हुए कुछ मिट्टी के खिलौने हमें प्राप्त हुए। इन खिलौनों से हमें पता चलता है कि किस तरह के हलों का प्रयोग लोग करते थे। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर वो लोग इन पानी का प्रयोग फसलों की सिंचाई के लिए करते होंगे। ठीक है, तो इन्होंने पानी का संचय किया था और संचय जहां पर किया था उसके स्थान हमें प्राप्त होते हैं, इसी से ये जानकारी हमें मिलती है। अब अगला टॉपिक है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर मिले हुए हैं उनके बारे में हम यहां पर थोड़ी बहुत जानकारी देखते हैं, इसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है हड़प्पा स्थल सिंधु की सहायक नदी रावी नदी के तट पर तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। देखो जो हड़प्पा स्थल है, जो हड़प्पा का प्रमुख स्थल है, ठीक है, जो सबसे पहले हमने खोजा वो स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो है इसकी काफी चर्चा होती है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा कालीबंगा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यहां से भी हमको कई सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है जो कि साबरमती की एक सहायक नदी है। ये याद रखना, ठीक है, कि कौन सा स्थल कौन सी नदी के तट पर स्थित है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछ दिया जाएगा आपसे कि जो कालीबंगा है ये किस नदी के तट पर स्थित है, या फिर कालीबंगा किस नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी ऐसे प्रश्न यहां पर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को याद रखना। अगला हमारा जो पॉइंट है उसमें दिया जा रहा है गुजरात में कच्छ के इलाके में खदिरवेद के एक मिनट, अगला टॉपिक है गुजरात में कच्छ के इलाके में खदिरवेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ है। देखो गुजरात में भी हमें कई सारे हड़प्पा पुरस्थल मिलते हैं जिनमें एक धौलावीरा नगर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके विषय में मतलब कई सारी बातें की जाती है क्योंकि ये जो नगर है बाकी सारे नगर आपको 2 भागों में विभाजित मिलते हैं, ये लेकिन एक ही धौलावीरा नगर ऐसा है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, इसलिए धौलावीरा नगर के ऊपर अक्सर प्रश्न पूछ जाता है कि ये कहां पर पाया जाता है, तो ये गुजरात के कच्छ इलाके में खदिरवेद के किनारे स्थित है। ठीक है,
है, याद रखना। जो गुजरात है आपका, गुजरात में खदीर वेद के किनारे पर स्थित है। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी, ठीक है, याद रखना, यहाँ की जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था, वहीं अगर आप इस स्थल को देखोगे तो तीन भागों में इसको बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये पूरा का पूरा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल था, इसके चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, यानी कि इसको चार दीवारी से घेरा गया था, यानी कि बाउंड्री टाइप की बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान था जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता था। देखो, खुले मैदान होने की अगर वजह देखोगे तो आमतौर पर यही होती है कि वहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम, जैसे कि कोई विशिष्ट अवसर आया तो उस समय पर कार्यक्रम लग रहे, जैसे कि मेला हो गया, मेले के अलावा वहां पर बाजार लगाई जा रही है, ठीक है, इसके अलावा वहां पर कोई खेल कराया जा रहा है, तो इस प्रकार की चीजें ही आमतौर पर होती है, ठीक है। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर में खुदा पाया गया, ठीक है। देखो, याद रखना, यहां पर जितनी भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं उनमें विशिष्ट प्रकार के बहुत सारे अवशेष देखने को मिलते हैं। इनमें जो ये आपको धौलावीरा नगर मिलता है, धौलावीरा नगर में एक विशिष्ट प्रकार का हमें अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहां मिले कुछ अवशेष ऐसे हैं जहां पर हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर के ऊपर खुदा पाया गया, ठीक है, यानी कि अभिलेख यहां से में प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर हम अभिलेखों की बात करते हैं तो देखते हैं कि भाई हमारे जो मतलब प्राचीन भारत के जो राजा महाराजाओं के बारे में जिनके विषय में हमको लिखित जानकारी मिलती है, उनमें अशोक सम्राट एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपनी बात को पहचाना शुरू किया था। और अशोक सम्राट के बाद में बहुत सारे शासकों ने अभिलेखों के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाया, लेकिन अशोक सम्राट से भी पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अभिलेखों का प्रयोग किया था, और इस बात के साक्ष्य हमको इस अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, और यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं। ये एकमात्र अभिलेख में प्राप्त हुआ है जो कि विशिष्ट अभिलेख है, ठीक है, क्योंकि आमतौर पर अगर हम लेखों को देखें तो हमें हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें मिलती हैं, ठीक है, इन मुहरों के ऊपर अभिलेख लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहां पर देखोगे, ये जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ये जो मुहर है, यहां पर ये विशिष्ट प्रकार का अभिलेख आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसे लेख हमको आमतौर पर अभिलेख के रूप में, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों पर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहां पर एकमात्र ऐसा अवशेष है जिसमें हमें अभिलेख देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है, गुजरात की खंबात की खाड़ी जो है, ठीक है, खंबा खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी है जिसका नाम साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा है जहां पर कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। हाँ, मतलब इसको भी समझो क्या कहा जा रहा है। यहां पर कहा जा रहा है कि जो आपका गुजरात की खंबात की खाड़ी है, यहां पर साबरमती नदी जो है ये जाकर के मिल जाती है, ठीक है। साबरमती की एक सहायक नदी है, उस नदी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ है। हमने अभी यहां पर डिस्कस किया, जो आपका लोथल नगर है ये साबरमती की सहायक नदी भोगबा के तट पर स्थित है, ठीक है। तो जो भोगबा नदी है उसके भोगबा नदी के तट पर आपका लोथल नगर बसा हुआ है, ठीक है। अब जो लोथल नगर है ये एक ऐसे स्थान पर बसा हुआ है जहां पर कीमती पत्थर आसानी से उपलब्ध हैं, ठीक है। यहां पर बहुत ही अच्छे विशिष्ट प्रकार के पत्थर उस समय लोगों को मिल जाते होंगे, ठीक है। तो यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जैसे कि आज के टाइम पर हम देखते हैं जहां पर हमको लौह अयस्क के भंडार देखने को मिलते हैं, ठीक है। उन लौह अयस्क के भंडारों वाले इलाकों में हमें क्या है कि मतलब लौह अयस्क से जुड़ी हुई फैक्ट्रियां देखने को मिलती है जहां पर इस्पात का उत्पादन किया जाता है, यहां पर लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का एक ये स्थल जो लोथल वाला है, ठीक है, लोथल वाले स्थल पर अगर हम देखें तो यहां पर चूंकि बहुमूल्य और विशिष्ट प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, इसी वजह से यहां पर पत्थरों से और बहुमूल्य धातुओं से चीजों को बनाने का एक केंद्र हमें यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर इसके अलावा एक बड़ा तालाब भी मिला हुआ है, ठीक है, जो कि लोथल में यहां एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जो कि यहां से हमें प्राप्त होता है, ठीक है, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, यहां पर माल चढ़ाया और उतारा जाता था। इन नगरों में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी हमें मिली हुई है। अब इस टॉपिक को समझो। देखो, अभी हमने यहां पर डिस्कस किया कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये आयात और निर्यात
आयात किया करते थे, बाहर से बहुत सारे प्रोडक्ट को मंगाते थे और यहां से भेजा भी करते थे। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें बाहर से मंगाई जाती थी, जो समुद्र के रास्ते आती थी, उन समुद्र के रास्ते आने वाली चीजों को जहां पर उतारा जाता था, वो स्थान आपका लोथल का ये बंदरगाह रहा होगा। लोथल में एक बड़ा तालाब मिला हुआ है। ठीक है, अब जो ये तालाब है, इस तालाब के पास में गोदाम भी बनी है। ठीक है, हमारे के पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने ये अंदाजा लगाया है कि ये जो आपका बंदरगाह है, ठीक है, ये जो आपका बड़ा तालाब है, ये बंदरगाह रहा होगा जहां पर बाहर से आने वाली, जो समुद्र रास्ते आने वाली जो नावें हैं वो रुकती होंगी और इसी स्थान पर आने वाला माल उतारा जाता होगा और यहां से जाने वाला माल को चढ़ाया जाता होगा। ठीक है, इन नगरों में एक भंडार गृह भी मिला हुआ है। ठीक है, इस भंडार गृह में कई मुहरें और मुद्रांकन मिली हुई है। मुद्रांकन अर्थात मुहरबंदी। आज के टाइम पर हम जिस मुहर देखते हैं ना, जिस प्रकार की होती, ठीक है, इससे थोड़ी डिफरेंट टाइप की मुहर थी। अभी कैसी मुहर थी वो भी हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। मुहरबंदी किसे कहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है यहां पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम चलता था। ठीक है, जो लोथल वाला स्थल है, लोथल की बात की जा रही है, लोथल में एक इमारत भी मिली है जहां पर मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहां से मिले हुए, जिससे पता चलता है कि यहां पर मनकों का बड़े पैमाने पर काम होता रहा होगा। अब लोथल का जो बंदरगाह, उसके विषय में भी यहां पर बताया जा रहा है। लोथल में एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी और संभवतः यहां पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। ठीक है, अब अगर मुहरबंदी की बात करें तो उसकी भी बात कर लेते हैं। ये एक प्रकार की आप मुहरबंदी देख पा रहे हैं। ठीक है, मुहरबंदी किसे कहते हैं उसको भी समझिएगा एंड मुहरबंदी कैसे की जाती थी उसको भी समझिएगा। तो दो बिंदु दिए जा रहे हैं। पहले बिंदु में कहा जा रहा है मुहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। जो मुहरें बनाई गई थी, इन मुहरों का प्रयोग एक तो सामान से भरे हुए डिब्बों को, जो थैले होते थे या फिर जो डिब्बे होते थे, उनको चिन्हित करने के लिए कि ये जो मुहर है इस व्यक्ति की मुहर है या फिर इस व्यक्ति इस जगह पर जाने वाला ये डिब्बा है, चिन्हित करने के लिए। ठीक है, और दूसरा इसको सेफ करने के लिए, ठीक है, चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर, जैसे कि एक थैला है ये आपका, ठीक है, इस थैले को यहां पर बंद कर दिया गया। ये मान लेते हैं कि इसका एक मिनट, ये थैला है मान लेते हैं। ठीक है, और ये बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स के ऊपर, ये बॉक्स को आपने पैक कर दिया, ये मुहर है, ये मतलब इसका मुहाना है। ठीक है, पैक करने के बाद में अब मुहाना, जब इसे थैले के अंदर सारा सामान रख दिया गया और मुहरा इसका बंद कर दिया गया, तो मुहाने के ऊपर गीली मिट्टी को पोता जाता था और गीली मिट्टी को पोतने के बाद में उसके ऊपर मुहर लगाई जाती थी। जैसे कि गीली मिट्टी थी ये, इसको इसके ऊपर गीली मिट्टी लगा दी इतने इलाके में। ठीक है, और गीली मिट्टी लगाने के बाद में इसके ऊपर मुहर का ठप्पा लगा दिया गया। जैसे कि आप ये ठप्पा एक देख पा रहे हो। ठीक है, ये आप देखोगे ठप्पा लगा हुआ गीली मिट्टी का। ठीक है, तो मुहर का ठप्पा लगा दिया जाता है। इसे मुहर की छाप, इस मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं, इसी को मुहरबंदी कहा जाता था। ठीक है, अब ये जो मुहर थी दो प्रकार से कार्य करती थी। एक तो ये कि ये डिब्बा किसका है, जिसकी मुहर होती थी उसका डिब्बा रहेगा। ठीक है, उसका पैकेट रहेगा। दूसरा, अगर ये छाप टूटती नहीं थी, ठीक है, तो ये इससे ये साबित होता था कि सामान के साथ में छेड़छाड़ नहीं किया गया है। और ये मुहर अगर अपने तय स्थान पर पहुंचते पहुंचते टूट जाती थी तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता था कि डिब्बे के साथ में छेड़छाड़ किया गया है। ठीक है, तो सामान को सुरक्षित रखने और चिन्हित करने दोनों ही कार्य के लिए इस मुहरबंदी का प्रयोग किया जाता होगा। इसे मुहर या मुद्रांकन या फिर मुहरबंदी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सभ्यता के अंत का रहस्य हमें यहां पर समझना है। तो इसके लिए कहा जा रहा है लगभग आज से 3900 वर्ष पूर्व, याद रखो हड़प्पा सभ्यता का आरंभ, हड़प्पा सभ्यता जो है कितनी वर्ष पुरानी है, 4700 साल पुरानी है। ठीक है, 4700 साल पुरानी। और हड़प्पा सभ्यता का अंत कितने साल पहले हुआ, तो आज से लगभग 3900 साल पहले, यानी कि 800 साल तक ये सभ्यता चलती रही। ये सभ्यता कितने साल तक रही, 800 सालों तक ये सभ्यता रही। इस बात को याद रखना। ठीक है, अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, अंत के पीछे लोगों का, विद्वानों का क्या क्या मानना है वो भी आप यहां पर समझो। ठीक है, कहा जा रहा है आज से लगभग 3900 वर्ष पूर्व एक बड़ा बदलाव देखने को हमें मिलता है। अचानक लोगों ने हड़प्पा के नगरों को छोड़ दिया, अचानक छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे नगर खाली हुआ, अचानक नगर से लोग यहां से या तो भाग गए या मर गए या फिर खदेड़ दिए गए। ठीक है, अचानक हड़प्पा के नगर जो है वो खाली हो गए। लेकिन लेखन, जो यहां पर लेखन क्रिया हो रही थी, मुहर बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, बांटों को का प्रयोग चल रहा था, मोहरों का प्रयोग चल रहा था, ये सारे के सारे प्रयोग अचानक बंद हो गए। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर
कचरे के ढेर बनने लगे और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और शहरों पर झोपड़ी नुमा घर बनाए जाने लगे। ठीक है, इसके पीछे मतलब कई सारे कारण दिए जा रहे हैं। ठीक है, अचानक से ये सारी गतिविधियां हुई। अगर आप एक मूवी देखोगे, हड़प्पा सभ्यता के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है जो मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, ऋतिक रोशन उसमें मतलब मेन रोल के रूप में उन्होंने हीरो का रोल उसमें प्ले किया है। ठीक है, तो उसे आप देख सकते हो, उसमें काफी चीजों को क्लियर किया गया है। उससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। जो उसके राइटर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी स्टोरी बनाई है, तो उससे मतलब एक अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, याद रखना हड़प्पा सभ्यता कितने सालों तक चली, 800 सालों तक। ठीक है, और इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो अचानक इस हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने यहां पर रहना छोड़ दिया। मुहर जो थी, लेखन कार्य जो था, जो बांट बनाए जा रहे थे, इन सभी का प्रयोग बंद हो गया। जो बाहर से प्रोडक्ट मंगाए जा रहे थे, इनका आयात बंद हो गया। और जो हड़प्पा सभ्यता इलाके अलग अलग शहर थे, इन शहरों के सड़कों पर कचरों के ढेर लगने लगे। जब आप प्रोडक्ट बने हुए उपलब्ध हैं और उनका प्रयोग नहीं करोगे, धीरे धीरे खराब होने लगेंगे, कचड़े बनने लगेंगे और जगह जगह पर अगर कचरा साफ नहीं करोगे तो वो जमा होने लगेगा। इससे जल निकास प्रणाली अवरुद्ध होने लगी और सड़कों पर लोगों की झोपड़ी नुमा इलाके सड़कों पर झोपड़ी नुमा घर बनाए जाने लगे। धीरे धीरे इस प्रकार की चीजें हमारे इतिहासकारों को देखने को मिलती है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के अंत के पीछे लोगों ने क्या अपने मत दिए, विद्वानों का मानना क्या है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला मत यह दिया गया, कुछ विद्वानों का मानना है कि यहां की नदियां सूख गई होंगी। अब जब नदियां सूख गई होंगी तो आमतौर पर यहां की जो जनता थी उसको अपना स्थल छोड़ करके पानी की तलाश में अन्य जगहों पर जाकर के बसना पड़ा जहां पर इनको पानी मिले। ठीक है, दूसरा जो मत दिया गया है वो ये है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा, और लोगों का कहना है कि जंगलों का अगर विनाश हो गया होगा तो इनको लकड़ी नहीं मिल पा रही होगी। इसके अलावा जंगल से उत्पादित जो वस्तुएं हैं वो नहीं मिल पा रही होंगी। लेकिन इस बात को बहुत अधिक हम मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि जंगल से अगर जंगल सूख गए, जंगलों का विनाश हो गया होगा तो भाई भाई ये लोग तो शहर में रह रहे थे। ठीक है, वहां पर पेड़ लगा लेते। ठीक है, पेड़ लगाना तो आ ही गया था, तो इसको हम उतना अधिक तवज्जो नहीं दे सकते। पहला वाला जो ये विद्वानों का मानना है इसको हम मतलब मान सकते हैं, लेकिन इसका भी मतलब हम 100% नकार भी नहीं सकते। हो सकता है कि वह जंगलों का विनाश हो गया हो जिस वजह से जंगली जानवर आकर के इन इलाकों में घुस गए हो, या फिर इनका जो मतलब ईंटें वगैरह पकाते थे उसके लिए इनको लकड़ी नहीं मिल पा रही हो, जंगलों के उत्पाद इनको नहीं मिल पा रहे हो जिस वजह से इनको यहां से जाना पड़ा। इसके अलावा जो तीसरा लोगों का मत है वो ये है कि मवेशियों के खाने के लिए चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। हाँ, इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, कि भाई घास वाले मैदान और चारागाह जो है वो समाप्त हो गए होंगे। अब मवेशी लोग पालते थे, मवेशी अर्थात जानवर। ठीक है, जानवरों को लोग पालते थे और जानवरों के उत्पाद का बड़े पैमाने पर प्रयोग भी करते होंगे। ठीक है, इसके अलावा जब सूखा पड़ेगा, जब चारागाह और घास वाले मैदान सूखेंगे तो इनको पानी की कमी होगी, उससे जो ये फसल कर रहे होंगे उस फसल में भी सूख पड़ेगी, और ये कारण हो सकता है कि इन्होंने हड़प्पा पुरास्थल को छोड़ दिया। इसके अलावा अगला कारण दिया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि इलाकों में बाढ़ आ गई हो। जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य सिद्धांत दिया जा रहा है वो यही है। सबसे ज्यादा जिन लोगों ने एग्री किया वो इसी बात पर एग्री किया कि भाई हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ होगा कि यहां पर बाढ़ आ गई होगी। ठीक है, और बाढ़ की वजह से अचानक लोगों को यहां से बाहर जाना पड़ा, हड़प्पा सभ्यता को छोड़ करके इस पूरे इलाके को छोड़ना पड़ा। लेकिन यहां पर एक प्रश्न यह भी बनता है कि अगर बाढ़ आ गई होगी तो सभी इलाकों में क्या एक साथ बाढ़ आई? ठीक है भाई, सभी इलाके एक साथ खाली कर दिए गए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई सभी इलाकों में एक साथ बाढ़ आ गई? ठीक है, इस बात को हम कुछ हद तक लगभग 95% तक मान सकते हैं, लेकिन मतलब इसके ऊपर 100% हम अपनी मतलब डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। अगला जो पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का मानना ऐसा था कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। इसको हम मतलब बहुत बड़े पैमाने पर मान सकते हैं कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता है, ये चूंकि जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले सभी को एक ही तरह से डिजाइन किया गया था, एक ही तरह से बनाया गया था। इनकी जो इमारत बनाने की टेक्निक थी वो एक ही तरह की थी। ठीक है, इसके अलावा सभी नगरों को एक ही तरह से विकसित किया गया था। ठीक है, एक आपका नगर दुर्ग हुआ करता था, एक निचला नगर होता था, सभी के सभी जितने भी नगर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नगरों को बसाने का जो तरीका था, नाले कैसे बनाए जाएंगे, घर कैसे बनाए जाएंगे, वो सारे के सारे तरीके एक ही प्रकार के थे। इससे ये पता चलता है कि भाई हो सकता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो, शासकों के बीच में झगड़ा हो गया हो, जनता और शासक के बीच में झगड़ा हो गया हो, इस वजह से यहां से लोगों ने इस स्थल को छोड़ दिया। ठीक है, इसके अलावा यह भी कहा जाता है ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ में दिए गए। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर में स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थी वो उजड़ गईं। ठीक है, इसके अलावा कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों में नई बस्तियों में जाकर के बसने लगे। कहां पर? पूर्व और दक्षिण। पूर्वी जो इलाका देखो, आप अगर आप हमारे भारत को देखोगे
इस तरह का भारत है। ये वाला इलाका आपको पूर्वी देखने को मिलता है, ये वाला उत्तरी, ये वाला आपका पश्चिमी है और ये वाला आपका दक्षिणी इलाका है। अभी तक हड़प्पा के पुरास्थल जितने भी आपने देखे वो इन इलाकों में देखे, ठीक है, इन इलाकों में देखे। लेकिन जब यहां से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो पूर्व और दक्षिण के इलाकों में लोगों ने जाकर के बसना शुरू कर दिया, जिससे कि अगर आप देखोगे इसके बाद में हमें हमारा जो गंगा नदी का तंत्र देखने को मिलता है, तो गंगा नदी के आसपास आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहां पर सभ्यता का आरंभ होते देखने को मिलता है, ठीक है। सभ्यता का आरंभ होते देखने को मिलता है गंगा नदी के किनारे, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों में नई बस्तियों में जाकर बस गए, ठीक है। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद नए नगरों का विकास हुआ, जो कि गंगा नदी के किनारे इन नए नगरों को हमें देखने को मिलता है। नए नगरों का विकास हुआ, ठीक है। सभ्यता का अंत होने के बाद में व्यक्तियों का अंत नहीं हुआ, ठीक है। व्यक्ति यहां से निकल गए और अलग अलग इलाकों में जाकर के अपने जीवन को जीने लगे और धीरे धीरे फिर से अपने मतलब सभ्यता का आरंभ करने लगे। फिर से इन्होंने जीरो से शुरुआत की, ठीक है। सभ्यता का अंत होने के बाद में जीरो से इन्होंने फिर से शुरुआत की, धीरे धीरे अपने मतलब घर बनाने लगे, जानवरों को फिर से पाले, खेती वगैरह की, सब कुछ धीरे धीरे करने लगे। अब अगर देखो हमारे इस सभ्यता से हमें अगर कुछ सीखना है तो वो ये कि हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अपना जो ये मानव सभ्यता जो हमारी भी चल रही है ये चरम पर है। इतना अधिक हमने विकास कर लिया है कि भाई इस सभ्यता को चरम सीमा पर कहा जा सकता है। हमारे पास में हर प्रकार की टेक्नोलॉजी है, जितनी भी बीमारियां हैं सभी बीमारियों का इलाज है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं है, लेकिन मतलब इलाज तो मौत का नहीं है, ठीक है। लगभग सभी बीमारियों का इलाज है, लेकिन जिसकी मौत तय है उसे अगर बुखार भी आ जाएगा तो उसका भी इलाज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सभी बीमारियों का इलाज मिलता है। हमने मोबाइल्स बना लिए, 5G लॉन्च कर दिया, ठीक है। अगर आप घर बैठे काम करना चाहो घर बैठे कर सकते हो, ऑफिस जाकर करना चाहो ऑफिस जाकर कर सकते हो। पूरी दुनिया में आप जितनी जल्दी चाहो उतनी जल्दी जाकर घूम सकते हो, मतलब बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन हाँ आराम से, मतलब पूरी दुनिया में घूम सकते हो, काफी कुछ कर सकते हो। तो हमारी जो अभी ये सभ्यता चल रही है हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी सभ्यता पीक पर है, ठीक है। और अगर इसी तरह की चीजें चलती रही, इसी तरह का प्रदूषण बढ़ता रहा, इसी तरह से जो आपसी मतलब देश हैं, ठीक है, देशों के बीच में आपसी रंजिश बढ़ती रही, युद्ध होते रहे, तो हो सकता है कि हमारी सभ्यता का भी जल्द ही अंत हो जाए। और इसको बचाने के लिए हमें सबसे पहले प्रदूषण पर नियंत्रण करना होगा, नदियों को साफ करना होगा। ये दो काम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सभ्यता का अंत होने में समय नहीं लगता। हड़प्पा सभ्यता इतनी पुरानी और इतनी विशिष्ट सभ्यता होने के बाद भी इसका अंत हुआ, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इस भी सभ्यता का अंत हो जाए, इसलिए अभी जागरूक हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की कंप्लीट क्लासेस बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाई जाएंगी। एंड हाँ, दृढ़ संकल्प 2.0 को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने वहां उसकी भी प्रोवाइड कर दी है, वहां पर हम इसकी मैराथन क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको कोई हमसे सवाल पूछना है प्रिपरेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड या फिर किसी भी विषय से संबंधित, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। एंड हाँ, बेसुक का करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज इसको मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं तो मत करो फॉलो, ठीक है। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। ऐप पर अगर आप चाहो तो केवल नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है, अदरवाइज पूरा का पूरा कोर्स भी आप इसका परचेस कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। उस वीडियो में आपको हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स के विषय में डिटेल में बताया गया है, तो आप जाकर के उसे देख लीजिएगा। एंड हाँ, हमने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अभी के भी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। एंड हाँ, यहां पर कहा जा रहा है कि नोट्स के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें, बट व्हाट्सएप पर नोट्स के लिए मैसेज मत करना। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो हमने एक तो देखो हमारा पैकेज जो हमारा है एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स का, इसमें नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट ग्रुप, क्विज सब कुछ आपको मिलेगा, तो आप उसको ले लीजिएगा, आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। अभी डिस्काउंट कूपन भी एक्टिव है, ठीक है, डिस्काउंट कूपन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस कूपन का इस्तेमाल करके आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। अदरवाइज अलग से भी हमने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उन नोट्स को आप परचेस कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा वो है कि आप बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, प्राचीन काल की किताबें, प्राचीन काल में बनाई जाने वाली कब्रें जिसे महापाषाणी कब्र कहा जाता है, इनके ऊपर आधारित ये चैप्टर है। एंड इस चैप्टर का वीडियो आज शाम को 4 बजे हम लेकर के आएंगे। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।